दोस्तों नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं आपकी अपनी आवाज़ द सरकारीकरण चैनल पर, और आज चर्चा करेंगे उस समाचार पे जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार 6 लाख करोड़ रुपया जुटाने के लिए देश की बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है या उन्हें किराए पर देने जा रही है, कम से कम 4 सालों के लिए। अब सरकार कह क्या रही है? सरकार का कहना यह है कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जैसे कि गरीबों की कल्याण पे या रोज़गार देने के लिए या देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क निर्माण, रेलवे पटरियों का निर्माण, हवाई अड्डों का निर्माण, देश के अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए जो पैसा चाहिए वो उसके पास नहीं है। इसलिए अब वह सोच रही है कि इन सरकारी संपत्तियों को जिन्हें जनता के टैक्स से खड़ा किया गया है बेच दिया जाए और कुछ लाख करोड़ रुपए मिलेंगे तो उनसे अपने खर्चे चलाए जाएं। साथियों, यह सोचने का विषय है कि क्या इस तरह से सरकारी संपत्तियों को बेचकर, जिन्हें पिछले 70 सालों से देश की जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाकर खड़ा किया गया था, अर्थात जनता ने टैक्स से जो पैसे दिए थे उस पैसे से ये सरकारी संपत्तियां खड़ी की गई हैं, उन्हें इस तरह प्राइवेट हाथों में कौड़ियों के भाव बेच कर सरकार आखिर क्या करना चाहती है? क्या वो वास्तव में गरीब जनता के लिए, नौजवानों के लिए वो सारे काम करना चाहती है, या उसके छिपे एजेंडे कुछ और ही हैं? साथियों, अभी तक अगर आप घटनाओं पर विचार करेंगे तो सरकार ये कह रही है कि वह आने वाले दिनों में रेलवे को, यानी कई 100 स्टेशनों को वह किराए पर दे देगी या बेच देगी। ऐसे वो बहुत सारी निजी ट्रेनों को भी सरकारी पटरियों पर दौड़ाने को तैयार है। इसी तरीके से वह जो भी देश के सरकारी बंदरगाह हैं या जो देश के हवाई अड्डे हैं, यहाँ तक कि स्टेडियम को भी वह बेचने पर या उन्हें किराए पर देने पर आमादा दिखाई दे रही है। इसी तरीके से जो भी, जैसे LIC है, बैंक हैं या अन्य जो भी चीज़ कह लीजिए, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर यह देश विदेश के कुछ निजी जो अरबपति हैं उनके हवाले करने जा रही है। अब सवाल उठता यह है कि जो चीज़ सरकार चला रही थी इतने सालों से और मुनाफा भी कमा रही थी, जैसे रेलवे तो घाटे में रहा नहीं, LIC घाटे में रही नहीं, बहुत सारे बैंकों ने देश के विकास में योगदान दिया है, तो इन सारी चीज़ों को अब तक जो चलाया जा रहा था, फिर अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन्हें सरकार बेचने पर उतर आई है? दरअसल ये जो सरकार है, भारत की विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन में जो समझौते किए गए हैं, उन समझौतों को लागू करने की दबाव में है। वे समझौते कह रहे हैं कि आप जो यहाँ से कर्जे ले जा रहे हैं, उन कर्जों के बदले आपको अपने देश की सारी सरकारी संपत्तियों को जल्दी जल्दी निजी जेब में करना है, निजी पूंजीपतियों के हवाले करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको कर्ज नहीं देंगे। अब सोचिए कि क्या हमारे अपने देश में पैसे की कमी हो गई है? आप सब समझते हैं, मैंने बार बार अपने वीडियो में यह बात कहा भी है कि देश की जो संपत्ति है 73% पर 1% लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब सरकार उन 1% लोगों से 73% पूंजी तो नहीं ले रही है, उल्टे वो विश्व बैंक से कर्ज लेने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने जा रही है और उनकी अनाप शनाप शर्तों को अपने देश में लागू कर रही है। इन नीतियों के लागू हो जाने से हमारे देश के युवाओं पर, उनके रोजगार धंधों पर, हमारे देश की जनता की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ेगा, इस पे ज़रा सोचिए। साथियों, आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ निजी हाथों में चली जाती है तो उस पे उस निजी मालिक का कब्जा हो जाता है
उसका दबदबा हो जाता है। वो अपने मज़दूरों को चाहे जितनी संख्या में रखे, बाहर निकाले, उनसे 8 घंटे की जगह पे 12-14 घंटे का काम कराएं। उन पर कोई छुट्टियां नहीं होती, कोई छुट्टी मिलती भी है तो उसका वेतन नहीं मिलता। अगर वो घायल हो जाते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और अगर मर भी जाएं तो उनके बाल बच्चों की कोई भी जिम्मेदारी मालिकों की नहीं होती। सरकार ने पिछले दिनों इस तरह के बहुत सारे मजदूरों से जुड़े हुए कानून नए रूप में बनाए हैं कि वे हड़ताल नहीं कर सकेंगे अपने मांगों को लेकर, वे अपनी कोई भी समस्या है तो उसको उठा नहीं सकेंगे। और जो श्रमिक कानून थे वो बहुत सारे कानूनों को ख़त्म करके सिर्फ 4 तरह के कानून रखे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी ख़त्म कर दी गई हैं। तो ऐसे दौर में जब मज़दूरों के कानून ख़त्म हो गए, उनके हित देखने वाले कानून समाप्त कर दिए गए, और बहुत सारी चीज़ों पर अब सरकार ने जो प्राइवेट लोग कह रहे थे, जो निजी पूंजीपति कंपनियां कह रहे थे, अब वैसे ही कानून नए रूप में बना दिए हैं। तो आगे चलकर जब और सारी संपत्तियों पर इन्हीं पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, तब हालत कितनी भयानक होगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि जो नौजवान लड़के लड़कियां जो नियुक्ति पाने के इंतज़ार में लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उन पर देशद्रोही धाराएं भी लगाई जा रही हैं। तो ऐसे हालत में इस देश के युवा और जब बड़ी मात्रा में बेरोजगार होंगे तब इनका क्या होगा। ज़रा सोचिए कि जब कोई भी कंपनी निजी क्षेत्र में चली जाती है तो उसका अधिकार हो जाता है कि वो उसको किस तरह चलाएगी, किस तरह बनाएगी, किस तरह कैसा सलूक किसके साथ करेगी, ये सब कुछ उसके अधिकार में हो जाता है। अभी आपने देखा कि कई ज़िलों के जो रेलवे हैं उसने अपने टिकट के टेंडर जारी किए। अब मान लीजिए कि उसने टिकट की बोली लगाई कि हमारे 1000 टिकट पर आप बोलिए, तो कोई बोला 1 लाख, कोई बोला 2 लाख, कोई बोला 5 लाख, कोई बोला 10 लाख। तो जो सबसे अधिक दाम बोलेगा उसको वो ठेके मिल जाएंगे। अब वो टिकटों का ठेका बड़े ऊंचे दाम पर ग्राहकों को बेचेगा। मतलब कि जो टिकट सरकारी खिड़की से हमें मिलता था 20 रुपये में, वो अब मिलेगा 200 रुपये में, 400 रुपये में। इसी तरीके से और भी चीज़ों को आप ले सकते हैं। जब ऐसे ही जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनमें जो कर्मचारी होते हैं, उनमें जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उन पर संविधान लागू होता है, उन पर सरकारी नियम लागू होते हैं, उनकी छुट्टियों का पैसा मिलता है, उनके काम के घंटे निश्चित होते हैं, और उनके घायल होने या उनके मर जाने पर उनके परिवार की देखभाल की काफ़ी हद तक जिम्मेदारी सरकार पर हो जाती है। इसीलिए तो लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। और अब ऐसा हो जाएगा कि जब सारी चीज़ें निजी हाथों में चली जाएंगी तो वे क्या करेंगे। मैंने जैसा कि पहले ही बतलाया कि वे इस तरह की कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो फिर सरकार की स्थिति क्या है? क्या एक शराबी की तरह, जैसे कोई एक शराबी हो, उसके पास खेत हो, मकान हो, बीबी के गहने हों और कुछ बाग बगीचे हों, कुछ बाप दादा की संपत्तियां भी हों, अब एक दिन अचानक वो बोले कि भैया मेरा काम खेती बाड़ी नहीं करना है, मेरा काम बीवी बच्चों को संभालना नहीं है, मेरा काम अपने खेत बाड़ को देखना नहीं है, मेरा काम नौकरी चाकरी करना नहीं है, ये सारे काम हम दूसरों से कराएंगे। अपने खेत बाग बगीचे बीबी के गहने हम बेच डालेंगे और उस पैसे से हम अय्याशियाँ करेंगे, अपने लिए दूसरा महल बनाएंगे, अपने लिए कई करोड़ के जहाज खरीदेंगे, अपने लिए हम तमाम तरीके के ऐशो आराम के साधन खरीद लेंगे। लेकिन किस कीमत पे? ये जो बाप दादा की संपत्ति है, ये जो हमारे बाप दादा ने बनाकर हमको दिया है, उसको हम बेच देंगे और इस तरह अपना खर्च चलाएंगे। तो आप ऐसे शराबी को क्या कहेंगे? क्या उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति मानेंगे? क्या उसको मानेंगे कि वह अपने घर परिवार को सही दिशा में ले जा रहा है? यही हाल आज के सरकार की है। अगर ये सरकार ऐसा ही कर रही है कि सारी संपत्तियों को जिसे पहले जनता के खून पसीने से बनाया गया था, उन सारी संपत्तियों को धड़ल्ले से बेच रही है,
क्यों बेच रही है? इसीलिए कि जब सरकारी संस्थाएं बची रहेंगी तो उनमें काम करने के लिए वैकेंसियाँ निकालनी पड़ेंगी। वैकेंसियाँ निकलेंगी तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा और सरकारी रोज़गार मिलेगा। जब सरकारी रोज़गार मिलेगा तो उन्हें सरकारी कोष से वेतन पेंशन देने पड़ेंगे। यही विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पूंजीपति नहीं होने देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये सब उनके हवाले कर दिया जाए और वे जब प्राइवेट कर लेंगे तो न युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, न पेंशन देंगे, न भत्ते देंगे, न उनकी कोई जिम्मेदारी होगी। अर्थात सब कुछ से मुक्त, सारा काम कराएंगे 12-14 घंटे और कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, उनकी अपनी बनेगी। तो साथियों, क्या ऐसे ही हालात में जाने के लिए हम अपने चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे? साथियों, अगर ये हालत ऐसे ही रही तो हमारे देश की जनता अपने ही देश में हाथ में कटोरा पकड़ लेगी और भीख मांगने को मजबूर हो जाएगी। युवा ऐसे ही नौकरियों के लिए भटकेंगे, लाठी गोली खाएंगे और मुकदमे झेलेंगे और उनके जो हालात हैं, उनका जो भविष्य है वो पूरी तरह अंधकारमय हो जाएगा। अगर इस हालात से हमें बचना है तो हमें इस तरह की निजीकरण की नीतियों का जमकर विरोध करना चाहिए और इन सारी चीज़ों को वापस सरकारीकरण के दायरे में ले आने के लिए आंदोलन तेज करने चाहिए, ताकि हमारे युवाओं को जो तमाम यूनिवर्सिटियों से, तमाम देश के बोर्डों से निकल रहे हैं, उन्हें एक अच्छा सरकारी पुरानी पेंशन के साथ रोजगार मिल सके, महंगाई पे लगाम लग सके और हमारे देश की गरीब जनता को राहत मिल सके। ये जनता वास्तव में सच्ची आज़ादी की ओर बढ़ सके। इन सब के लिए हम सबको मिलकर इस तरह की नीतियों का विरोध करना चाहिए और सरकारीकरण के पक्ष में एक साथ मिलकर जोरदार आंदोलन चलाना चाहिए। धन्यवाद।